नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से अचानक से युद्ध की घोषणा किए बिना एक देश का दूसरे देश के खिलाफ जंग छेड़ देना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और उसे एक्ट ऑफ एग्रेशन कहा जाएगा। यूएन चार्टर के हिसाब से सभी देशों को वॉर की सिचुएशन को अवॉइड करके शांति से मिसअंडरस्टैंडिंग सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। मगर इसके बावजूद भी अगर कोई देश वॉर डिक्लेयर किए बिना अटैक करता है तो उसे इंटरनेशनली बहुत क्रिटिसिज्म सहना पड़ सकता है और नुकसान भी, और भी बहुत कुछ। पहला, बाकी देशों और यूएन द्वारा क्रिटिसिज्म, और जिस देश पर हमला हुआ है उसे बाकी देशों की सिंपैथी और सपोर्ट मिल सकता है अगर उसे विक्टिम ऑफ एग्रेशन पाया गया तो। दूसरा, जो देश हमला करेगा बाकी देशों से उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस इफेक्ट होंगे, देश के व्यापार को भारी नुकसान हो सकता है और पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तीसरा, जिस देश पर हमला किया गया है और अगर वो देश खुद को डिफेंड करने के लिए कैपेबल नहीं होगा तो बाकी देश और इंटरनेशनल कम्युनिटीज हमला करने वाले देश के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले सकती हैं, जिसमें एयर स्ट्राइक्स, काउंटर इन्वेजन भी शामिल है। चौथा, पूरी दुनिया में उस देश की इमेज खराब होगी और बाकी देशों के साथ उसका कोएग्जिस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पांचवा, इलीगल इन्वेजन करने वाले लीडर्स को और मिलिट्री ऑफिसर्स को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अगर इनका वॉर क्राइम या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी प्रूफ हो जाता है। हर एक पॉइंट में प्रोबेबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये रिजल्ट्स वेरिएबल हैं और कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि कितना सीवियर हमला किया गया है और बाकी देश उसके रिस्पांस में क्या एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। मगर डिक्लेरेशन के बावजूद भी हमला करना जस्टिफिएबल नहीं है। साथ ही खुद को डिफेंड करने के लिए काउंटर इन्वेजन अंडरस्टैंडेबल है। इंसानियत के खातिर और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में भी कोई बुराई नहीं है। इंटरनेशनल लॉ में यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 के चैप्टर 4 के हिसाब से किसी भी देश के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल करना ही इलीगल है। फोर्स सिर्फ सेल्फ डिफेंस में यूज की जा सकती है, वो भी प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ध्यान में रखकर। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग वॉर के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि सबसे जरूरी है हमला करने से पहले वॉर डिक्लेयर करना, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को अच्छे से ट्रीट करना, उन पर अत्याचार न करना, टारगेट करके सिविलियंस पर अटैक न करना, बिना मिलिट्री यूनिफॉर्म के कोई सोल्जर वॉर नहीं लड़ सकता। युद्ध के दौरान डॉक्टर्स पर, एम्बुलेंसेस पर जिन पर रेड क्रॉस बना हो उन पर हम हमला नहीं कर सकते। जिस व्हीकल पर व्हाइट फ्लैग हो उस इंसान को शूट करना भी प्रोहिबिटेड है। इसी के साथ वॉर के टाइम पर भी 15 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए हॉस्पिटल और सेफ्टी जोन प्रोवाइड करना कंपल्सरी है। बच्चों को बेसिक फूड आइटम, क्लॉथिंग, टॉनिक प्रोवाइड करना भी जरूरी है। साथ ही उस टाइम पर जो बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके हैं उनकी देखभाल करना भी देश की जिम्मेदारी है। और वॉर खत्म होने के बाद इन बच्चों को सेफ एरियाज में पहुंचाना, इनके पिछड़े हुए पेरेंट्स से मिलाना भी युद्ध के नियमों में शामिल है। ये रूल्स ऑफ वॉर 1949 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जेनेवा कन्वेंशंस में बनाए गए थे। बेसिकली कन्वेंशन का मतलब है मीटिंग, जो कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में हुई थी। यहाँ वॉर टाइम प्रिजनर्स के बेसिक राइट्स डिफाइन किए गए थे। सिविलियंस और वुंडेड सोल्जर्स के प्रोटेक्शन के लिए भी रूल्स बनाए गए थे। एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में जरूर होगा कि रूल्स तो काफी सारे बता दिए, मगर हर एक देश में इनका इम्प्लीमेंटेशन कौन इंश्योर करेगा और वायलेशन होने पर सजा कौन देगा? इन रूल्स को वो सारे 196 देश मैनेज करेंगे जो जेनेवा कन्वेंशन के मेंबर हैं और नेशनल लेवल पर हर एक देश इंप्लीमेंट करेगा। वॉर्स में इन रूल्स का वायलेशन होने पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट देश के मिलिट्री ऑफिशियल्स और बाकी अक्यूज्ड को सजा देने का काम करेगा। अब यहाँ पे वेरिएबल है क्योंकि काफी सारे देश जैसे कि इजराइल, अमेरिका और रशिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को मानते ही नहीं, इसलिए बहुत ही कम केसेस में मुकदमा चलता है और रिजल्ट तक पहुंच पाता है। धन्यवाद।